किसान भाइयों राम राम। नमस्कार। सोल ऑफ कृषि में आपका स्वागत है। आज हम अनार के उकटा रोग या विल्ट रोग या मुरझाने रोग, जो कई कारणों से होने वाली एक घातक बीमारी है, इस बारे में बात करने जा रहे हैं। अनार रोग के प्रति अति संवेदनशील होता है। इनमें से 3 रोग बहुत महत्वपूर्ण हैं: उकटा रोग या विल्ट रोग, कैर रोग या ब्लाइट रोग और एंथ्रेक्नोज। लेकिन आज अनार का विल्ट रोग या मुरझाने कई कारणों से होने वाली एक घातक बीमारी है। ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 50% से अधिक वृक्षारोपण के प्रभावित करता है। ये लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में बहुत आम बीमारी हो गई है। उकटा रोग या विल्ट रोग फसल की किसी भी अवस्था में रोपण के समय से लेकर पेड़ लगने की किसी भी अवस्था में शुरू हो सकता है, लेकिन ये नर्सरी और फल देने के लिए तैयार परिपक्व पौधों में अधिक दिखाई देता है। मुरझाने से प्रभावित पेड़ जल्दी मर सकते हैं या धीरे धीरे भी मर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनार में 2 तरह के उकटा रोग लगते हैं। एक जो बहुत जल्दी पेड़ों को मारता है और दूसरे जो धीरे धीरे पेड़ों को मारता है। किसान अक्सर सोचते हैं कि सभी मुरझाने रोग एक ही रोग हैं, लेकिन मुरझाने रोग एक जैसे नहीं होते हैं। किसानों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उकटा रोग विभिन्न प्रकार के होते हैं। वे अलग अलग कारणों से होते हैं। यह फंगस इन्फेक्शन के कारण हो सकता है या बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। दूसरा, तने में छेद करने वाले कीड़े पेड़ों के मुरझाने का कारण बनते हैं और जड़ों को प्रभावित करने वाले नेमाटोड भी पेड़ों के धीरे धीरे सूखने का कारण बनते हैं। इन सभी मुरझाने रोग में पौधों का एक ही जैसे लक्षण दिखाते हैं, इसलिए किसान असमंजस में हैं। इसलिए किसानों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि एक ही समय रसायन सभी प्रकार के उकटा रोगों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सलाहकार, डॉक्टर और वितरक भारी मात्रा में रसायन लिखकर किसानों को लूट रहे हैं। किसान कई रसायनों का उपयोग करते हैं, लेकिन विल्ट रोग को नियंत्रित करने में असफल होते हैं, क्योंकि ये रसायन रोग के कारण को लक्षित नहीं करते हैं। इसलिए किसानों को पता होना चाहिए कि उनके बागवानों में विल्ट रोग का कारण क्या है। उदाहरण के लिए, पानी की कमी के कारण मुरझाने वाले पेड़ों को मामला लीजिए। यदि आप इसे ठीक करने के लिए किसी रसायन का छिड़काव करते हैं, तो ये तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप पेड़ों में पानी ना दें। इसी प्रकार यदि उकटा रोग किसी कवक के कारण होता है, तो किसी भी कीटनाशक के प्रयोग से उकटा रोग ठीक नहीं होगा। यदि उकटा रोग तना छेद करने के कारण होता है, तो कोई भी कवकनाशी उकटा रोग को नियंत्रण नहीं कर सकता है। इसलिए उकटा रोग को नियंत्रित करने के लिए पहला कदम उकटा रोगों का कारण की पहचान करना है। किसानों को पहले पूरे वृक्षारोपण का निरीक्षण करना चाहिए और नियमित रूप से लक्षणों पर गौर करना चाहिए। पूरा बगीचा एक साथ सूखने के लक्षण नहीं दिखाता है। बगीचे के विभिन्न हिस्सों में यहाँ वहाँ पेड़ों पर लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और जब तक पेड़ पूरी तरह से संक्रमित हो जाता है, तब तक लक्षण गोलाकार पैटर्न में आसपास के पेड़ों में फैलने लगता है। पहला लक्षण जो किसानों को दिखाई दे सकता है वो है
एक या दो शाखाओं या पूरे पौधों की पत्तियों का एक साथ पीला पड़ जाना। पत्तियों का पीलापन ऊपर से शुरू होता है और समय के साथ पूरी शाखा पीली हो जाती है। पत्तियां झड़ने लगती हैं और फिर पूरा पेड़ सिरे से आधार की ओर पत्तियां गिरना शुरू कर देता है। यदि मुरझाना ही एकमात्र कारण है तो गिरी हुई पत्तियां कागजी होती है और आमतौर पर उन पर भूरे या काले धब्बे नहीं होते हैं। शाखा एवं तने की वृद्धि पूर्णतः रुक जाती है। इस समय तक आसपास के पेड़ों में रोगों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब है कि बगीचे में बीमारी फैलने लगी है। रोग के आधार पर पौधे के पूरी तरह सूखने में कुछ दिनों से लेकर महीनों या वर्ष तक का समय भी लग सकता है। कुछ वृक्षारोपण में पूरे पेड़ का अचानक सूख जाने का लक्षण दिखाई देता है और पूरा पेड़ पूरी तरह से सूख जाता है और पौधों पर पत्तियां और फल जमीन पर गिरे बिना पेड़ पर बने रहते हैं। जब आप मुरझाने पौधों को देखते हैं तो आपको सबसे पहले कारणों का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए और बीमारी को तुरंत नियंत्रित करने के लिए रसायनों का उपयोग करने से बचना चाहिए। पेड़ क्यों सूख रहा है, इसका पता लगाने के लिए आपको पेड़ के पास बैठना होगा और पेड़ को ध्यान से देखना होगा। पहले देखें कि क्या एक ही पेड़ पर स्वस्थ तने और रोगग्रस्त पौधों के तने एक दूसरे के बगल में पाए जाते हैं। ये फंगल और बैक्टीरियल विल्टिंग में बहुत आम बात हो गई है। यदि हाँ, तो ऐसे पेड़ों के नीचे या पेड़ के तने के आसपास खड़े पानी का तलाश करें। यदि जलभराव की संभावना हो या मिट्टी लंबे समय तक गीली हो तो थोड़ा खोदकर तने और जड़ के बीच के क्षेत्रों को हटा दें। यदि तने और जड़ के बीच का स्थान भूरा या काला हो गया है तो इसे कवक या बैक्टीरियल विल्ट रोगों के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। एक ही पौधे में कुछ तने बौने हो सकते हैं और कुछ स्वस्थ हो सकते हैं। यदि ऐसे तने को काटने और विभाजित करने के पर आपको भूरी या गंदी पीली या काली धारियाँ दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि कवक पेड़ में पानी के प्रसाव को रोक रहा है, जिसे पौधे सिकुड़ रहा है और पेड़ सूख रहा है। यदि जड़ पर कई स्थानों पर जड़ की छाल खाली हो गई है या जड़ पर कोई जला हुआ धब्बा हो और छाल आसानी से जड़ों से निकल जाती है तो भीतरी जड़ स्वस्थ दिखाई देते हैं। यदि आप जड़ और तनों के विभाजन करते हैं तो आपको अंदर कोई मलिन की रक्षण नहीं दिखाई देता है तो ये निश्चित रूप से बैक्टीरियल जीवाणु विल्ट हो सकती है। ऐसे उकटा रोगों से प्रभावित पेड़ों के तने पीले पड़कर झड़ जाते हैं तथा प्रभावित शाखाएं सूख जाती हैं। ऐसे पेड़ 2-3 महीने में ही सूख जाते हैं। इस अवस्था के बाद पौधा निश्चित रूप से मर जाएगा। दूसरा पॉइंट, तने और जड़ों पर पिन होल देखें। यदि आपको तने या जड़ों पर पिन होल जैसे कई छेद दिखाई देती हैं और ऐसे छेदों से सफ़ेद पाउडर निकलता हुआ दिखाई देता है और ज़मीन पर पाउडर दिखाई देता है तो ये निश्चित रूप से पौधे शॉर्ट होल बोरर के कारण मर रहा है। कुछ शाखाएं पीली होकर सूखने लगती है। पूरे पेड़ को पीला होने में कुछ समय लगता है। ऐसे पेड़ों में
आपको फल भी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेंगे। यदि पौधे इस कीट से मर जाते हैं तो आमतौर पर एक पंक्तियाँ में सभी पौधे एक साथ मर जाते हैं और बहुत तेज़ी से फैलते हैं। यदि छेद काफ़ी बड़े हैं तो बोरर मुख्य तनों के छाल पर छेद खोदते हैं और अंदर से छेद करते हैं और तनों की छाल पर छिद्रों में मलमूत्र का सूखा पाउडर आमतौर पर पौधों के नीचे पाया जाता है और जल्द ही पेड़ मुरझने के लक्षण दिखाते हैं और पेड़ मर जाते हैं। तीसरी बात है, जड़ों को और खोदें और जड़ों को अच्छी तरह से देखें। यदि इनमें से कई भी लक्षण प्रकट नहीं होता है या यदि आपको इन लक्षणों के साथ जड़ों पर गांठें दिखाई देती है तो समझ लो लगभग निश्चित रूप से ये निमेटोड के कारण हुए हैं। वृक्षों की वृद्धि के बिना ऐसे वृक्ष अस्वस्थ प्रतीत होगा तथा ऐसे वृक्षों में फूल फल भी नहीं लगेंगे। धीरे धीरे पौधे बिना फल दिए मर जाते हैं। अब हम बात करेंगे उकटा रोग का प्रबंधन कैसे करें। किसानों के लिए उकटा रोग के प्रबंधन के लिए मिट्टी का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद का उपयोग किया जाना चाहिए और मिट्टी के पीएच को 7 के करीब लाने की कोशिश करना चाहिए और ज़मीन को अच्छी तरह से पानी का रिसाव और ज़मीन सूखने देने के प्रबंध किया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे मृदा पीएच का प्रबंधन कैसे करेंगे। यदि लाल मिट्टी में मिट्टी अम्लीय है तो ऐसे बगीचों में फफूंदी संक्रमण के कारण मुरझाने की संभावना अधिक होती है। मिट्टी की आम्लता को कम करने और पीएच को 7 के करीब लाने के लिए मिट्टी में चूना मिलाया जाना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक पेड़ के बेसिन में चारों ओर आधा किलो चूने का पाउडर डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए और पानी देना चाहिए। ऐसे करने से पीएच सही हो जाएगा और विल्ट फंगस की गंभीरता कम हो जाएगी। अब हम कवक एवं बैक्टीरियल जीवाणु मुरझाना रोगों का दमन कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे बताया गया है, पीएच मिट्टी के पीएच को 7 के करीब लाने के लिए चूना पाउडर मिलाने के प्रयास करना चाहिए। जल निकासी प्रबंधन भी करना चाहिए। एक बार जब मिट्टी का पीएच चूने से समायोजित हो जाता है तो रोग पैदा करने वाली जीवों को दबाने के लिए अर्का एक्टिनोप्लस यानी ACT और अर्का माइक्रोबियल कंसोर्शियम यानी AMC का प्रयोग करना चाहिए। चूना लगाने का 10 दिन बाद 50 ग्राम अर्का एक्टिनोप्लस को 2 लीटर पानी में घुलाकर ड्रंचिंग करनी चाहिए। अगले 10 दिनों में प्रति 2 लीटर पानी में 35 मिली AMC कल्चर को मिलाकर ड्रंचिंग करनी चाहिए। ये दोनों संस्कृतीय मिट्टी के जीवाणुओं और कवक संबंधी विल्ट पैदा करने वाले जीवों को दूर रखती है। इसके अतिरिक्त हम माइकोराइजल कल्चर का उपयोग करने की सिफारिश करते हैं। ये माइकोराइजल कवक विभिन्न एंटीबायोटिक रसायनों और अन्य विभिन्न पदार्थों का उत्पादन करते हैं जो विल्ट रोगों को रोकने में सफल होते हैं और पौधों को भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों का आपूर्ति करते हैं और पौधों को शक्तियुक्त बना देते हैं। मुरझाए हुए बगीचों में नाइट्रोजन का प्रयोग कम से कम करें क्योंकि इससे मुरझाने की गंभीरता बढ़ जाती है। किसान वैज्ञानिक अनुशंसा के बिना कई प्रथाओं का पालन करते हैं और इससे
बागान बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसे 11 पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिसको आप ध्यान से सुनिए और पालन करिए। पहला पॉइंट, अनार 50% से अधिक आर्द्रता बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए बहुत अधिक घनत्व वाले पौधारोपण अनार के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए अच्छा वेंटिलेशन सुनिश्चित करने के लिए अधिक दूरी दी जानी चाहिए। कई स्थानों पर दिखाई दे रहा है कि किसान पौधों के बीच और पंक्तियों के बीच अनुशंसित दूरी से कम दूरी का पालन कर रहे हैं, जिससे छतरी में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और बीमारियों का चांसेस बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट, नर्सरी से लाए गए पौधों के माध्यम से उकठा रोग का फैलना बहुत आम बात है। टिश्यू कल्चर पौधे अंकुरित, ग्राफ्टिंग, गूटी और कटिंग द्वारा उत्पादित पौधों की तुलना में कमज़ोर होते हैं। इसलिए उत्पादकों को नर्सरी से पौधे लाने से पहले उनके स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने चाहिए। कुछ किसान जल्द आय पाने के लालच में पौधों को परिपक्व हुए बिना 12 महीने फसल काटते रहते हैं। इसका मतलब वे रोपण के 12 महीने बाद ही फसल में जाते हैं। परिणाम स्वरूप पौधे प्राकृतिक रूप से रोग से लड़ने में सक्षम नहीं होते हैं और रोग के आक्रमण के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। चौथा पॉइंट, 2 फसलों के बीच कम से कम 5 महीने की विश्राम की अवधि छोड़नी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो पौधों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तथा उपज भी कम हो जाएगी। सलाहकारों, डॉक्टरों और डीलरों तथा अन्य सलाहकारों की जानकारी की कमी से गुमराह होकर या अनार की खेती के लिए पट्टे पर जमीन लेने वाले किसान जल्द ही पैसा कमाने के लालच में आराम की कोई अवधि नहीं देते और तुरंत अगली फसल की ओर बढ़ जाते हैं। इस प्रकार वृक्षारोपण रोगों को प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। 5वें पॉइंट, जब किसानों को ये पता लगता है कि बगीचे बीमारी से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और मुनाफा नहीं मिलता है, ऐसे किसान फूलों को फेंक देते हैं और बिना रेस्ट पीरियड दिए अगले फसल में चले जाते हैं, जिसके कारण पौधारोपण में रोगों के क्षेत्र प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। 6वां पॉइंट, जिस तरह हम कोरोना काल में स्वच्छता का अभियान चलाया है, उसी तरह बागवान बगीचे में भी स्वच्छता का पालन करना चाहिए, जिसके कारण हम बागवानों में बीमारी अंदर आना और फैलना रोक सकते हैं। इसका जानकारी किसानों को बहुत ज़रूरी है। 7वें पॉइंट, कई नए किसान अनार के क्षेत्र में उतर आए हैं। ऐसे कई किसान अनार की छटाई और छत्र प्रबंधन में प्रशिक्षित नहीं हैं। किसी भी गलत काटछाट समय और विधि से बीमारियों के तेज़ी से फैलने की संभावना ज़्यादा है। 8वें पॉइंट, अनार किसानों द्वारा संतुलित पोषक तत्व ना बनाए रखने से मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं और पौधे रोगग्रस्त हो सकते हैं। उच्च स्तर के पोषक तत्वों, विशेषकर नाइट्रोजन और पोटाश का उपयोग किया जाते हैं। अनार के बगीचे में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति अत्यधिक अवैज्ञानिक है, जिसके कारण पोषक तत्वों का असंतुलन उच्च स्तर पर होता है। विभिन्न विकास चरणों में पोषक तत्वों की अलग अलग मांग को नज़रअंदाज किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से डॉक्टर, सलाहकार, डीलर जैसे सलाहकार शामिल हैं, जो अपने उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए गलत सलाह देते हैं। ये सभी प्रथाएं रोगजनकों को हमले की पूर्व सूची देती है। 9वां पॉइंट, कई बार कुछ कीड़े बीमारियों के फैलने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आमतौर पर किसानों को इसकी जानकारी नहीं होती। यदि समय पर नियंत्रण के उपाय नहीं किए गए तो इससे बीमारियां तेजी से फैलने लगती है। 10वें पॉइंट, कई किसान बीमारियों का ठीक से पता लगाने में
विफल रहते हैं। परिणाम स्वरूप जीवाणुजन्य रोगों के लिए फफूंदनाशी और कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है और फफूंद जनित रोगों के लिए कीटनाशकों का एवं अन्य एंटीबायोटिक्स का दवाओं का छिड़काव किया जाता है। ये अंततः बीमारियों को नियंत्रित करने में विफल रहते हैं और उत्पादक बार बार और अनावश्यक छिड़काव करते रहते हैं। आखिरी में एक प्रमुख पूर्वगामी कारक जिसके बारे में किसानों और ऑपरेटरों को जानकारी नहीं है वो है कृषि रसायनों की इनपुट आपूर्ति के लिए त्रुटिपूर्ण विपणन प्रणाली है। अनार की खेती अब पूरी तरह से इनपुट डीलर फर्जी सलाहकारों के नियंत्रण में आ चुके हैं और अनार का उत्पादन पूरी तरह से इसी पर निर्भर है। विभागों को बीमारियों के बेहतर प्रबंधन, उत्पादन के विनियमन और कृषि रसायनों के निपटन प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से के लिए किसानों को इस तरह से दुरुपयोग और गलत सलाह को रोकने के लिए उपाय करनी चाहिए। उकटा रोग की समस्या का सामना कर रहे किसानों को इन युक्तियों का पालन करना चाहिए और कम लागत पर रोग का प्रबंधन करना चाहिए। किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप solafkrishi.com से संपर्क कर सकते हैं या मेरे से फ़ोन में बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9449816282। दोबारा बताता हूँ 9449816282। धन्यवाद।